अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम उर्दू ग्रामर को जड़ से समझाएंगे, जड़ से बताएंगे। अगर आप वस्तानिया, फोकानिया या मौलवी वाले हैं, मैट्रिक और इंटर वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो पूरा देख करके जाइए, ताकि आपको उर्दू ग्रामर का नॉलेज बिल्कुल जड़ से आ जाए, ताकि आप उर्दू ग्रामर को समझ पावें कि उर्दू ग्रामर है क्या। चलिए उर्दू ग्रामर के कुछ रूल और रेगुलेशन को समझते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है और उसके ऊपर मैंने सबसे ऊपर में लिख रखा है उर्दू ग्रामर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने लिख रखा है उर्दू ग्रामर। अब आगे देखिए, उर्दू ग्रामर को पूरे शुरू से समझते हैं। उर्दू ग्रामर में है क्या? उर्दू ग्रामर यानी देखो यहाँ पे उर्दू कवायद, ग्रामर यानी उर्दू कवायद, जिसको हम इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। उर्दू कवायद, ये जो वर्ड है उर्दू कवायद, ये एक प्लूरल वर्ड है, लेकिन इसका जो सिंगुलर वर्ड है वो क्या है? सिंगुलर वर्ड है कायदा। देखिए यहाँ पे लिखा नजर आ रहा होगा आपको, सिंगुलर वर्ड जो है ना वो कायदा है। कायदा मतलब होता है कानून, रूल, रेगुलेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कायदा और कानून क्या होता है। तो ऑलरेडी आप जानते ही होंगे कि ये नॉर्मल सी बात है, हर शख्स जानता है कि कायदा और कानून क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, किसी भी जुबान को सीखने के लिए या लिखने के लिए या बोलने के लिए, जानने के लिए आपको सबसे पहले उसका रूल और रेगुलेशन को समझना होता है, यानी उसकी ग्रामर को समझना होता है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश ग्रामर पर बिल्कुल मजबूती के साथ पकड़ होनी चाहिए। और अगर आप हिंदी शुद्ध ढंग से बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आपको हिंदी का ग्रामर आनी चाहिए, जिसको आप हिंदी में व्याकरण कहते हैं। उसी तरीके से उर्दू भाषा को सीखने के लिए उर्दू कवायद का आना बहुत ही जरूरी होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उर्दू कवायद क्या है। चलिए अब इसके मेन पॉइंट्स को समझते हैं बिल्कुल जड़ से। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने लिख रखा है उर्दू कवायद। उर्दू कवायद को जो है ना दोस्तों, दो भागों में बांटा गया है, दो से तकसीम किया गया है। इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नंबर 1 लफ्ज और वर्ड। लफ्ज यानी वर्ड, उसके बाद देख रहे होंगे नेक्स्ट साइड लिखा हुआ है जुमला यानी सेंटेंस। चलिए अब इसको समझते हैं। इसमें जो है उर्दू कवायद में जो पहला हिस्सा है वो हिस्सा सर्फ कहलाता है, और दूसरा हिस्सा हिस्सा नहव कहलाता है। हिस्सा सर्फ क्या है? हिस्सा सर्फ कवायद का वह हिस्सा जिसमें मुनफरिद अल्फाज से बहस की जाती है। याद रखिए दोस्तों, कवायद का वह हिस्सा जिसमें मुनफरिद अल्फाजों से बहस की जाती है वो हिस्सा सर्फ में आता है। उसके बाद दूसरा हिस्सा हिस्सा नहव कहलाता है। हिस्सा नहव मतलब कवायद का वह हिस्सा जिसमें जुमलों और इबारतों से बहस की जाती है, जिसमें सेंटेंस से बहस की जाती है। अगर आप हिस्सा सर्फ को आसान भाषा में समझे तो जो लफ्ज होता है उस लफ्ज पर बहस की जाती है। अब लफ्ज किसको कहते हैं दोस्तों? जैसे आप उर्दू में पढ़ रहे होंगे अलिफ, बा, ता, सा, ये सब हर्फ है। एक, दो या दो से ज्यादा हर्फ आपस में मिल करके एक लफ्ज बनता है। और फिर जुमला क्या होता है दोस्तों? दो या दो से ज्यादा लफ्ज आपस में मिल करके वह जुमला बनता है। उसी को इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाऊं, अगर आप इंग्लिश पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा ए, बी, सी, डी, ये सब क्या है? ये सब एक लेटर है। लेकिन दो या दो से ज्यादा लेटर जब आपस में मिल जाता है तो यह एक वर्ड बन जाता है। और यही वर्ड जब आपस में एक जगह मिल जाता है, जो 2, 3, 4 वर्ड आपस में मिल जाता है, तो यही वर्ड सेंटेंस कहलाता है। ये सेंटेंस में बदल जाता है, यानी कोई बात मुकम्मल हो जाता है। उसी तरीके से जो लफ्ज है वो हिस्सा सर्फ में आता है, और जो सेंटेंस है, जो जुमला है, वो हिस्सा नहव में आता है। तो चलिए इन दोनों को समझ चुके हैं, अब समझते हैं कि लफ्ज क्या है, उसको और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए हिस्सा सर्फ में मैंने लफ्ज का डिफिनेशन लिख लिया है कि इंसान जो कुछ अपनी जुबान से बोलता है, इंसान जो कुछ अपनी जुबान से बोलता है उसे लफ्ज कहते हैं, जैसे किताब, कलम, मकान वगैरह। अब देखिए लफ्ज को भी जो है ना दो हिस्से में बांटा गया है, दो कैटेगरी में बांटा गया है। लफ्ज को भी दो से तकसीम किया गया है। चलिए दो से जो तकसीम किया गया है उन दोनों का क्या क्या नाम पड़ा है उसको समझ लेते हैं। हिस्सा सर्फ को दो से जो तकसीम किया गया है, पहला हिस्सा लफ्ज मौजू कहलाता है, दूसरा हिस्सा लफ्ज महमूल कहलाता है।
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लफ्ज़ मौजू, दूसरा लफ्ज़ महमूल। तो आपको जो यहाँ दिख रहा है लफ्ज़ मौजू, इसका डिफिनेशन अगर हम समझेंगे कि लफ्ज़ मौजू किसको कहता है, लफ्ज़ मौजू का क्या मतलब है, तो चलिए हम समझते हैं। वह लफ्ज़ जिसका कुछ माना हो, जैसे रोटी, पानी वगैरह, जो कोई भी अगर लफ्ज़ है लेकिन अगर उसका कोई माने और मतलब निकल रहा है तो वह लफ्ज़ मौजू कहलाता है। उसके बाद अब समझते हैं कि हिस्सा महमूल किसे कहते हैं। वह लफ्ज़ जिसके कुछ माना ना हो, जैसे रोटी को हम वोटी बोलेंगे, पानी को हम नीपा बोलेंगे वगैरह वगैरह, तो उसको हम लफ्ज़ महमूल में ला रखते हैं। तो अब इससे समझ में आ गया होगा कि लफ्ज़ मौजू किसे कहते हैं। लफ्ज़ मौजू में वो सारे लफ्ज़ आता है जिसका कोई माने और मतलब निकलता है। और लफ्ज़ महमूल का निचोड़ ये कि अगर लफ्ज़ का उल्टा कर दिया जाए, जिसका कोई माने और मतलब न निकले, जैसे रोटी की जगह वोटी बोलेंगे, पानी की जगह नीपा बोलेंगे, कलम की जगह मलक बोलेंगे, तो जिसका कोई माने और मतलब न निकले वो सब लफ्ज़ महमूल में आता है। तो अब चलिए समझते हैं यहाँ पर जो लफ्ज़ मौजू है, लफ्ज़ मौजू को भी यहाँ पे देखिए दो कैटेगरी में बांटा गया है, दो हिस्सों में बांटा गया है। इसको भी दो से तकसीम किया गया है और दोनों का नाम अलग अलग पड़ा है। चलिए उसको भी समझते हैं। पहला जो हिस्सा है उसको कलिमा कहते हैं और दूसरा जो हिस्सा है उसको कलाम कहते हैं। लफ्ज़ मौजू दो हिस्सों में बांटा गया। पहला जो हिस्सा है उसको कलिमा कहते हैं और जो दूसरा हिस्सा है उसको कलाम कहते हैं। तो चलिए कलिमा का क्या मतलब, क्या डिफिनेशन निकलता है उसको देखते हैं। देखिए मैंने लिख रखा है कि अकेले बामाना लफ्ज को कलिमा कहते हैं। अकेले बामाना लफ्ज को कलिमा कहते हैं, जैसे मस्जिद, मदरसा वगैरह। तो मस्जिद का कोई माने निकलता है, मदरसा का कोई मतलब निकलता है, ये बामाना लफ्ज है। तो जितने भी बामाना लफ्ज हो उसे कलिमा की कैटेगरी में रखते हैं। अब चलिए कलाम का क्या मतलब है। कलाम दो से ज्यादा बामाना लफ्ज के मजमुआ को कलाम कहते हैं। दो से ज्यादा बामाना लफ्ज के मजमुआ को, यानी दो तीन लफ्ज को अगर इकट्ठा करके रख दिया जाए, एक जगह रख दिया जाए, उसका कोई माने और मतलब निकल रहा हो तो वह सब कलाम में आता है। तो देखिए दो से ज्यादा बामाना लफ्ज के मजमुआ को कलाम कहते हैं। जैसे नेक आदमी है, तो नेक क्या है, लफ्ज है। आदमी क्या है, ये भी एक लफ्ज है क्या है, ये भी एक लफ्ज है। तो दो या दो से ज्यादा लफ्ज को एक जगह रख देने से वो कलाम कहलाता है, या फिर आप यूं समझ लीजिए कि वो सेंटेंस, एक बात कहलाता है। चलिए अब और आगे अच्छे ढंग से समझते हैं कि कलिमा को जो है वो तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। कलिमा को जो है वो तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला क्या है, वो इस, दूसरा कहलाता है फाइल और तीसरा कहलाता है हर्फ, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं प्रपोजिशन, वर्ब और नाउन। इसमें मतलब नाउन, फाइल मतलब वर्ब, हर्फ मतलब प्रपोजिशन। अच्छा चलिए नाउन किसको कहते हैं, इसमें किसको कहते हैं आप तो समझते ही होंगे। नाउन मतलब अगर किसी चीज का नाम हो, माने और मतलब है, किसी भी चीज का नाम हो तो वह सब नाउन में आता है, तो उसको ही उर्दू में इस्म कहते हैं। दूसरा आता है फाइल। फाइल किसको बोलते हैं, फाइल जिसको हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। अब देखिए हर्फ किसको बोलते हैं, हर्फ यानी प्रपोजिशन, जिसको हम इंग्लिश में प्रपोजिशन कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट बनकर आता है अक्सर, और जो फाइल है जो काम को दर्शाता है। जैसे मैं कहूं कि कम हियर, तो कम जो है वह काम को दर्शा रहा है कि आने के लिए कह रहा है, वो काम को दर्शा रहा है, तो वो वर्ब कहलाता है, जिसको हम हिंदी में क्रिया भी कहते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि हर्फ क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में प्रपोजिशन कहते हैं। अगर आप उर्दू ग्रामर को पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि प्रपोजिशन किसे कहा जाता है। अगर आप इसी तरीके से हिंदी ग्रामर के अंदर पढ़ेंगे या फिर इंग्लिश ग्रामर के अंदर पढ़ेंगे तो उसी तरीके से समझाया जाता है, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ऐसे ही उर्दू ग्रामर को भी समझा जाता है। जैसे मैंने प्रपोजिशन दिया है, प्रपोजिशन ऐसी चीज है, प्रपोजिशन जिसको हम उर्दू में हर्फ भी कहते हैं। ये ऐसे हर्फ होते हैं जो किसी सेंटेंस में, किसी जुमला में जुड़ जाने से बात मुकम्मल हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये वीडियो काफी मजा आया होगा देख करके, ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और इससे काफी ज्यादा नॉलेज मिला होगा। तो अगले वीडियो के लिए, अगली इसी तरीके से उर्दू ग्रामर सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।